तो मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं और मेरी माता तुल्य बहनों, आज हम करने चल रहे हैं आपके दिगंत भाग 2 के गद्य खंड के पहले चैप्टर बातचीत के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को, अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। आज इस चैप्टर से जुड़े हुए जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाया करते हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, उन सारे प्रश्नों को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, एक एक करके हम उन्हें पढ़ेंगे और समझेंगे। आपको बता दूं, हमने इस चैप्टर को यानी बातचीत को बहुत अच्छे से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया हुआ है। टोटल 3 लेक्चर में हमने इस चैप्टर को खत्म किया है। यदि आपने अब तक नहीं देखा है उसे, तो भाई साहब जाओ, आप प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है वो वीडियो, अब जाकर उसे देखो, एक एक करके देखो, समझो। बहुत अच्छे से हमने बहुत खूबसूरती के साथ उसे एक्सप्लेन किया है और पढ़ा है। चलो, आज जो अपनी बारी है ऑब्जेक्टिव्स को देखने की, उन सबको देखते हैं। एक एक करके सारे ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करते हैं। ना सिर्फ हम रटेंगे बल्कि उन्हें डिस्कस करेंगे, समझेंगे और तब पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। ये रहा आपके सामने पहला ऑब्जेक्टिव। शर्त वही है कि पहले आप बोलोगे, आप क्वेश्चन पढ़ोगे, आप उसका जवाब दोगे और फिर मैं उसका आंसर आपको बताऊंगा। तो भाई साहब, पहला क्वेश्चन है जो बहुत ही आसान सा है कि बालकृष्ण भट्ट जी जो हैं हमारे लेखक साहब, इनके पिताजी कौन थे? हमारे लेखक साहब जो हैं बालकृष्ण भट्ट जी, इनके पिताजी कौन थे? क्या वो बेनी प्रसाद भट्ट थे? क्या वो राम प्रसाद भट्ट थे? शिव प्रसाद जी थे कि गौरी शंकर प्रसाद जी थे? ऐसा आपको बताना है। बताओ कौन सा आंसर है भाई? तो भाई वो पहला आंसर होगा अपना बेनी प्रसाद भट्ट। जी हाँ, बालकृष्ण भट्ट जी के पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट जी है, जो पेशे से क्या थे भाई? बताओ। जो पेशे से एक व्यापारी थे, या व्यापार किया करते थे। ठीक है, याद रहेगा? बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बालकृष्ण किस काल के रचनाकार हैं? अब दरअसल किस काल के पूछा जा रहा है, तो ये हिंदी साहित्य के काल की बात की जा रही है कि जो अपना हिंदी साहित्य है वो हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं, या कवि नहीं, लेखक हैं। हिंदी साहित्य के किस काल के लेखक हैं हमारे बालकृष्ण भट्ट जी? क्या वो आदि काल है? आदि काल को आप प्राचीन काल भी कह सकते हो। आदि का मतलब होता है शुरुआत, यानी शुरुआत का जो काल होता है। तो अब से अभी जो चल रहा है और अभी से जो शुरुआत का काल चलोगे तो प्राचीन ही कहलाएगा ना। तो ये दरअसल शुरुआती काल या आदि काल या प्राचीन काल कह लीजिए। क्या वो आदि काल के रचनाकार हैं? क्या वो भक्ति काल के हैं, रीति काल के हैं, क्या आधुनिक काल के हैं? इसे समझने के लिए आप पहले ये हिंदी साहित्य के कालखंड को समझ लो। ये जो हिंदी साहित्य है ये 1000 से 1500 ईस्वी तक, मैं ईसा पूर्व नहीं कह रहा हूं, मैं ईस्वी कह रहा हूं, 1000 से 1500 ईस्वी तक माना जाता है आदि काल, या इसी को हम कहते हैं प्राचीन काल, यानी हिंदी का आदि काल या हिंदी का प्राचीन काल। इसके बाद 1500 से 1800 ईस्वी, ये सब ईस्वी है, एडी है, एडी है, इसको बीसी मत समझ लीजिएगा। तो 1500 से 1800 एडी तक माना जाता है मध्यकाल। ठीक है भाई, मध्यकाल। और 1800 से लेकर अब तक, अभी जो चल रहा है 2026, तो 1800 से लेकर अब तक माना जाता है आधुनिक काल। अब जरा यहां सोचकर आप देखो, अब देखो आप अपने बालकृष्ण भट्ट के बारे में, ये किसमें आते हैं? क्या ये आदिकाल के लेखक हैं? क्या ये मध्यकाल के लेखक हैं? या हैं वो आधुनिक काल के लेखक? जरा बता दो आप। पहले ये समझ लो भाई, आदिकाल को सीधा प्राचीन काल कह लोगे, आदिकाल बोले तो प्राचीन काल। ठीक है जी। भक्ति काल और रीति काल ये दोनों ही मध्यकाल में आता है। अब बचा आधुनिक काल, जो आपका ये रहा। तो आप इसमें से बता दो कि वो कौन से काल के कवि हैं। पहले देख लो, यहाँ डेट देख लो। क्या 1000 से 1500 के बीच में ये जिंदा थे? इनका जन्म हुआ था उस समय? इनका तो जन्म ही नहीं हुआ था उस समय, तो ये काल तो गया। क्या 1500 से 1800 के बीच में जन्म हुआ था इनका? नहीं, तो ये काल भी, ये दोनों काल भी गया। इनका जन्म हुआ है बालकृष्ण भट्ट जी का 1844 में। तो भैया 1844 में जन्म हुआ और 1800 के बाद अब तक आधुनिक काल ही चल रहा है। तो 1844 में जन्म हुआ है, तो इनके जन्म के बाद जब जोड़ोगे तो कौन सा काल आपको दिखने में मिलता है कि ये उससे जुड़े होंगे, उससे संबंधित होंगे? तो आपके सामने जवाब है आधुनिक काल। दरअसल हमारे बालकृष्ण भट्ट जी जो हैं ये आधुनिक काल के रचनाकार हैं। याद रहेगा? इस तरह से आप याद करना, रटने की जरूरत ही नहीं है दोस्त। अब ये मतलब कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं, किस काल के रचनाकार हैं, किस काल के रचनाकार हैं, आधुनिक काल, आधुनिक काल, आधुनिक काल, ऐसे रटने की जरूरत ही नहीं है। क्यों रटोगे आप, जब आपके सामने ये डेट ही समझ में आ जा रहा है कि हाँ, आधुनिक काल 1800 ईस्वी से शुरू हुई है और इनका जन्म ही हुआ है 1844 में। तो जाहिर है, ये ऑब्वियस है कि वो आधुनिक काल के ही लेखक होंगे।
हाँ, क्योंकि अब तक तो चल रहा है ना आधुनिक काल, वर्तमान तक आधुनिक काल चल रहा है, तो दरअसल ये आधुनिक काल के ही लेखक है ना। ठीक, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। लो कर लो बात, अभी हमने डिस्कस किया है। इनका जन्म हुआ था 23 जून 1844। 23 जून 1844। कितने लोग इसको 23 कहते हैं, तो आपकी मर्जी है, आप 23 कहो, 23 कहो। तो 23 जून 1884 नहीं, सॉरी, 23 जून 1844, 1844, 23 जून 1844 को हमारे बाल कृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ था। बता पा रहे हो आप? अरे कोशिश करो भाई, नहीं बता रहे हो तो कोशिश करो, लहाओ, और कुछ नहीं तो लहा भी तो सकते हो ना, लहाओ। लेकिन ध्यान दो, ये जो भी सारे क्वेश्चन हैं इनको ध्यान रखिएगा। चलो अगर आप भी नहीं बता पा रहे हो तो अभी ध्यान रखो कि अगली बार आप बता देना, अगली बार याद कर लेना। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट जी की मृत्यु कब हुई, कब इनका देहावसान हुआ। तो भाई बताओ कब वो गुजरे हैं। 1905 में नहीं गुजरे हैं, इस समय जिंदा थे। 1909 में जिंदा थे, 1917 में नहीं थे। तो भाई साहब 1914 को ध्यान रखना है। 1914 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 20 जुलाई 1914 में इन्होंने अपना देह त्याग दिया था और परलोक सिधार गए। ठीक है, ठीक है भाई, चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, बाल कृष्ण भट्ट की माता जी का नाम। माता जी का नाम बताइए। क्या वो सावित्री देवी जी थी? नहीं, तो पार्वती देवी जी थी। बाल कृष्ण भट्ट जी के माता जी का नाम है पार्वती देवी। याद रखिएगा दोस्त, बाल कृष्ण भट्ट जी के माता जी का नाम है पार्वती देवी। ठीक, चले अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाल कृष्ण भट्ट की रचना, ये जो बातचीत है ये क्या है? क्या है? क्या है मतलब कि किस विधा की रचना है। विधा मतलब स्टाइल समझ लो कि किस विधा की रचना है। साहित्य में कई सारी विधाएं हैं। साहित्य जब लिखने जाओगे आप तो भाई साहब नाटक भी रचना की ही विधा है, कविता भी लिखते हैं आप, एकांकी भी लिखी जाती है, उपन्यास भी लिखा जाता है, अनुच्छेद भी लिखा जाता है, लेख भी लिखा जाता है। तो ऐसे कई सारे विधा हैं। साहित्य लिखने के कई सारे स्टाइल हैं, कई सारे तरीके हैं। उनमें से ये बातचीत क्या है? क्या वो एक नाटक है? ना जी ना। तो कविता? बिल्कुल नहीं। एकांकी? तो फिर क्या है दोस्त? उपन्यास होगा? अरे नहीं भाई, उपन्यास तो लंबी कहानी को कहते हैं। क्या ये लंबी कोई कहानी सी है? नहीं। तो क्या है बताओ जरा। ये दरअसल आपका ललित निबंध है। ये है ललित निबंध। इन सबको समझ लो। एकांकी बोलते हैं एक अंक। एक अंक मतलब छोटा सा, एक अंक का नाटक। एक अंक का नाटक बोले तो छोटा सा नाटक जो बहुत ही संक्षिप्त रूप में बोला जाए, जो बहुत ही संक्षिप्त रूप में लिखा जाए, बोला जाए, किया जाए, और बहुत ही सीमित किरदार रहते हैं इसमें, सीमित समय रहता है इसमें, सीमित समय और सीमित चरित्र, कैरेक्टर। तो सीमित समय और सीमित चरित्र यानी सीमित कैरेक्टर को लेकर जब कोई नाटक किसी एक ही केंद्र बिंदु के चारों तरफ घूमती रहे और बहुत ही कम समय में, अल्प समय में खत्म हो जाए, तो उसको हम कहते हैं एकांकी। इसको आप लघु नाटक आम भाषा में कह दो, लघु नाटक। और कहानी तो आप जानते हो, कहानी एक ऐसी विधा है, एक ऐसी शैली है जिसमें एक कहानीकार अपनी कल्पना या अपने यथार्थ मतलब सच्चाई, तो अपनी कल्पना या यथार्थ के आधार पर बहुत ही रोचक और मनोरंजक एक शैली बनाता है, या बहुत ही रोचक और मनोरंजक तरीके से एक कथा को, एक घटना को सुनाता है, तो वही हो जाती है आपकी कहानी। ठीक है भाई। यात्रा संस्मरण, इसको देखो हम कहते हैं ट्रेवलॉग। और आजकल तो आपने सुना ही होगा ना, वो बच्चे करते रहते हैं, हेलो गाइस दिस इज वेलकम टू माय ब्लॉग, या दिस इज डैश, ऐसे ही कुछ बोलते रहते हैं कि हेलो गाइस वेलकम टू माय ब्लॉग। ये जो करते रहते हैं ना ब्लॉग, ये ब्लॉग का मतलब ही होता है स्मरण। तो भाई साहब पहले लोग जो क्या करते थे ना, पहले तो ये फोन वगैरह नहीं हुआ करता था, तो पहले लोग अगर किसी भी यात्रा पर जाते थे, कहीं भी घूमने जाते थे, तो जहां उन्होंने जो कुछ भी देखा, जब घूमने गए उन्होंने जो कुछ भी देखा वहां पर, उस चीज को बहुत ही अच्छे से याद करके शांत माहौल में बैठकर शाम को अपने डायरी में लिख लिया करते थे कि उन्होंने वहां क्या खास देखा, कैसी बनावट देखी, कैसा माहौल देखा, क्या संरचना देखा, क्या वास्तुकला देखा, क्या भी चीजें रही, जो भी चीज रही, जो भी उन्होंने देखा, उसका वर्णन इसमें कर देते हैं। यात्रा से जुड़े जितने भी उन्होंने डिटेल हासिल किया होता है
उन सारे डिटेल्स को अपने यात्रा संस्मरण में वर्णन कर देते हैं, उसी को कहते हैं ट्रेवलॉग। ठीक है, जैसे आपने फाहियान का ट्रेवलॉग सुना होगा, और उसके बाद से आपने सुना होगा किसांग का, ये सब ये यात्री रहे जिनका आपने सुना होगा एक तरह से ट्रैवलॉग यानी यात्रा संस्मरण। ठीक है जी, चलें आगे देखते हैं। ललित निबंध, ये ललित निबंध तो अपना आंसर ही है, क्योंकि बातचीत जो है एक निबंध है, और निबंध में भी कौन, ललित निबंध। अब ये ललित का मतलब क्या हुआ, तो वैसे तो ललित को हम आम भाषा में कह देते हैं सुंदर, यानी जो इसका जनरल मीनिंग होता है, लिटरल मीनिंग होता है, वास्तविक जो इसका अर्थ होता है वो होता है सुंदर। और लेकिन इसको अगर एक्सटेंड करके देखें, यानी इसकी मीनिंग को थोड़ा सा और विस्तार से व्यापक स्तर पर देखें, तो यहाँ ललित का मतलब होगा व्यक्तिनिष्ठ। व्यक्तिनिष्ठ, अगर कोई व्यक्ति, यहाँ ललित का मतलब होगा व्यक्तिनिष्ठ, यानी अगर कोई व्यक्ति एक ऐसा निबंध लिखता है जिसमें एक ही मुद्दे को लेकर और उसकी चर्चा कर लेता है, तो वही आपका होता है ललित निबंध। या एक व्यक्ति अपने ही विचारों को आधार बनाता है, अपने ही अवलोकनों को, अपने ऑब्जर्वेशन को, अपने विचारों को, यानी अपने थॉट्स को, अपने अनुभव को, एक्सपीरियंस को आधार बनाकर और जब भी कोई निबंध लिखता है तो ऐसे निबंध को कहते हैं ललित निबंध। और अगर ऐसा लेख समझते हो आप, विविध स्रोतों से जानकारी इकट्ठा करना और फिर एक विस्तार पूर्वक जो टॉपिक पर या जिस भी विषय पर आप लिखते हो तो वो आपका लेख हो जाता है। तो लेख अलग चीज है, निबंध अलग चीज है। और विशेष करके ललित निबंध की बात करोगे तो ललित निबंध के बारे में अभी बताया आपको कि ललित निबंध ऐसा निबंध होता है जिसमें एक व्यक्तिनिष्ठ यानी इंडिविजुअलिस्टिक, इसको इंडिविजुअलिस्टिक कहते हैं। इंडिविजुअलिस्टिक बोले तो एक व्यक्ति से संबंधित होता है ये, एक व्यक्ति के अपने विचार, अपने अनुभव, अपने अवलोकनों के आधार पर यह निबंध, अपनी जानकारियों, अपने ज्ञान के आधार पर यह निबंध सीमित रहता है, तो वैसे ही निबंध को हम कहते हैं ललित निबंध। तो दरअसल बातचीत जो है ये कौन सी विधा है, जरा बता दो, ललित निबंध है। इसी तरह से एक एक क्वेश्चन को हम लोग डिटेल डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। रटना नहीं है ना, रटना पढ़ाई नहीं है, इस भ्रम में मत जिए कि रट रहे हैं मतलब पढ़ाई है। किसी भी चीज को पढ़ो इस नियत से कि उसे सीखना है, और सीखने के लिए मेरी बात एक हमेशा ध्यान रखिएगा, लर्निंग टेक्स टाइम। तो भैया पढ़ने में, सीखने में समय लगता है, रटने में समय नहीं लगता। रटोगे आज कल भूल जाओगे, लेकिन सीख हमेशा जीवन भर के लिए, आखिरी सांस तक के लिए याद रहती है। तो इस बात को ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, समझिए, किसी भी चीज को समझिए, उसे फील करिए, किसी भी चीज को समझिए, उसे फील करिए, उसे अपना बनाने की कोशिश करिए, उसमें डूब जाने की कोशिश करिए, तब जाकर आपको कोई भी चीज बोझ नहीं लगेगा, तब जाकर आपको किसी भी चीज में दिलचस्पी जगेगी। अगर किसी भी चीज को सिर्फ बोझ की तरह करोगे तो कुछ भी करने को मन ही नहीं करेगा। खेल भी अगर बोझ की तरह खेलोगे तो खेलने को भी मन नहीं करेगा, जबकि वो इतना इंटरेस्टिंग चीज है। तो भाई हर चीज में आनंद लेते रहिए। चलिए देखिए आगे, मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका, उत्तम से मतलब है बेस्ट, सर्वश्रेष्ठ, सबसे बेस्ट तरीका क्या है, मनुष्य सबसे बेस्ट तरीके से क्या बात करे, कैसे बात करेगा, क्या वो विद्वतापूर्ण बात करेगा? हाँ, ये जरूरी है, विद्वतापूर्ण बात करना, वाइजली टॉक्स जरूरी है। ठीक है कि वो जब बात करे तो उसके बातों का कोई माने मतलब हो, कोई मतलब हो, तो ये ठीक है कि वो विद्वतापूर्वक बात करे, लेकिन अपने इस प्रश्न के संदर्भ में ये आंसर ठीक नहीं है, अपने इस लेख के संदर्भ में, निबंध के संबंध में ये आंसर ठीक नहीं है। विद्वतापूर्वक बात करना ये सही बात है, उचित बात है, लेकिन अपने इस पाठ के संबंध में ये आंसर सही नहीं है। तर्कपूर्ण बात करना, लॉजिकल बात करना, ऐसी बात जिसका कोई सर पैर हो, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, लॉजिकल बात करना है, लेकिन अपने पाठ के अनुसार इसका आंसर सही नहीं है। भीड़ से बात करना, एकदम नहीं, भीड़ से बात होती है बकझक पे, एकदम ही नहीं है। तो फिर क्या, अवाक होकर, अवाक से यहाँ मतलब है सचेत होकर, सचेत होकर, एकदम ध्यान पूर्वक, इसको हम कहते हैं एकाग्र होकर। तो एकाग्र होकर, अवाक होकर अपने से बात कर लेना, स्वयं से बात कर लेना। जब आप खुद से बात कर लोगे, ये सबसे उत्तम तरीका है बात करने का, इसको आत्मवार्तालाप भी कहते हैं। और इसी आत्मवार्तालाप को हम लोग साधना कहते हैं, या इसको हम लोग मेडिटेशन यानी ध्यान कहते हैं।
ध्यान कहते हैं, योग कहते हैं, मनोयोग कहते हैं, जो भी नाम दे दो, सीधी सी बात यही है कि लेखक साहब कहना चाहते हैं कि हमें खुद से बात करनी चाहिए, अपने भीतर झांकना चाहिए, अपनी गलतियों को, अपनी खूबियों को पहचानना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। तो दरअसल हमें खुद से बात करना चाहिए। ये सबसे उत्तम तरीका है बात करने का। हम जब बाहर बात करेंगे तो उसका कोई मूल्य नहीं जुड़ पाएगा हमारे जीवन में। आज जो बात किया वो कल भूल जाएंगे, अभी जो बात किया 2 घंटे बाद मालूम ही नहीं चलेगा कि उसका क्या लाभ है, कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन जब हम खुद से बात करेंगे तो दरअसल हम अपनी गलतियों को, हम अपनी खूबियों को पहचानेंगे और उस पर काम करेंगे। ये हमारी तरक्की का आधार बनेगा, समझे? हाँ, ठीक है, तो चलते हैं आगे। इसका आंसर क्या है, समझ गए आप? इस पाठ के संदर्भ में ये ऑप्शन जो ना ऊपर के दोनों, ये भी अपना अर्थ रखते हैं, लेकिन इस पाठ के संबंध में, बातचीत पाठ के संबंध में उत्तम तरीका लेखक के द्वारा बताया गया है कि आप अवाक होइए, सचेत होइए और खुद से बात करें। समझे? ओके, ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो अपना अगला क्वेश्चन है दोस्त, वो है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? कहाँ के लोगों में ये जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है, यानी बातचीत करने की जो शैली है, बातचीत करने की जो कला है, ये कहाँ के लोगों में सर्वाधिक पाया जाता है, यानी सबसे अधिक पाया जाता है? बताओ जरा। क्या ये अफ्रीका के लोगों में बातचीत करने की कला पाई जाती है? नहीं, इनमें नहीं पाई जाती। अभी इनकी सभ्यता बहुत पिछड़ी हुई है। इनको तो हाल ही में अंग्रेजों से छुटकारा मिला ना जी, इनको हाल ही में अंग्रेजों से छुटकारा मिला 1984 के आसपास। तो ये बहुत कम समय से पहले आज़ाद हुए हैं। हम तो 1947 में हुए थे, ये तो 84 में हुए। तो अभी इनको बहुत समय लगेगा अपने आप को विकसित करने में। क्या भारत के? नहीं, भारत की भी बात नहीं कर रहा। हमारे यहाँ तो लोग इतना बकझक करते रहते हैं अपने लियाकत को दिखाने के लिए, अपने ज्ञान को दिखाने के लिए, अपनी पंडितई को दिखाने के लिए, कि वो फिर वो झगड़ा ही होता है, मुर्गे बटेर की लड़ाई की तरह लगता है। तो हमारे यहाँ भी वो बातचीत करने की कला उतनी विकसित नहीं है, कनाडा के लोगों में भी नहीं है। दरअसल वो है यूरोप के लोगों में। यूरोप के लोगों में बातचीत करने की कला जो है वो बहुत अच्छी से विकसित है। और यूरोप जो है, ये ध्यान रखिएगा, कोई एक देश नहीं है। यहाँ पर यूरोप में बात किया हमारे लेखक साहब ने, तो यूरोप में किसी खास देश की बात नहीं की है, क्योंकि यूरोप पूरा एक महादेश है, कई सारे देशों का संगम है ये, कई सारे देशों का संयुक्त रूप है ये। तो यूरोप को उन्होंने देश नहीं कहा, बल्कि मतलब पूरे यूरोप को उन्होंने एक साथ संबोधित किया। यूरोप में किसी एक देश की बात नहीं की। ऐसा नहीं कहा कि इंग्लैंड के लोगों में ये बातचीत करने की कला है, और नहीं ऐसा कहा उन्होंने कि फ्रांस के लोगों में ये बातचीत करने की कला है। ना ही उन्होंने इटली कहा, ना ही उन्होंने जर्मनी कहा, ना ही उन्होंने पोलैंड कहा, ना ही उन्होंने स्कॉटलैंड कहा, ना ही उन्होंने वेल्स कहा। तो ऐसे दरअसल वो किसी एक देश को संबोधित नहीं कर रहे, बल्कि पूरा का पूरा एक महादेश को एक साथ बता रहे हैं कि यूरोप में जितने भी देश हैं, पूरे यूरोप महादेश को एक साथ संबोधित किया है कि पूरे यूरोप के लोगों में ये बातचीत करने की कला है। मतलब कि यूरोप में जितना भी देश है ना, ये यूरोप महादेश में जितना भी देश है, ये अभी इतना ही नहीं है, और भी हैं, हमने इतना ही नाम लिखा है। तो ये जितना भी देश है, वो सारे देशों में आपको बातचीत करने की कला मिलेगी, और बहुत अच्छे से मिलेगी। दुनिया में सबसे अगर शानदार किसी के बात करने का तरीका है, तो वो दरअसल यूरोप के लोगों का है। इसके पीछे का कारण है कि इनके यहाँ जो है लगातार अध्ययन, लगातार खोज, लगातार ज्ञान की तलाश होती रही। पुनर्जागरण इनके यहाँ हुआ, इनके यहाँ पर खूब सारी किताबें लिखी गई, ये सारी चीजें इनको आगे ले गई। एक समय इस्लाम धर्म जो था वो सबसे आगे था, वहां पर खोज वगैरह हुआ करता था। जब इस्लाम धर्म में खोज खत्म हो गया, आविष्कार नए नए खत्म होने लग गए, तो फिर क्रिश्चियनिटी वहां से आगे बढ़ी, यूरोप वहां से आगे बढ़ा, और यूरोप ने खोज आज तक जारी रखा है, अध्ययन अपना आज तक जारी रखा है। इसी की बदौलत उनकी सभ्यता इतनी आगे चली गई, और इसी की बदौलत उनके लोग इतने आगे चले गए और प्रबुद्ध हो गए। यही कारण है। जो समाज लगातार पढ़ते रहेगा, जो समाज लगातार पढ़ते रहेगा, अध्ययन करते रहेगा, ज्ञान हासिल करते रहेगा, वो समाज बेहतर हो ही जाएगा, वो अच्छा हो ही जाएगा। तो लेखक साहब का ये कहना कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है वो कहाँ के लोगों में पाया जाता है सबसे अधिक, तो यूरोप इसका बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल उचित फरमाते हैं हमारे लेखक साहब। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन है अपना कि किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? सृष्टि मतलब ये संसार,
ये संसार किसके ना होने से गूंगा हो जाएगा, बताओ जरा। एक बात बता दो दोस्त, स्मरण शक्ति, ये जो स्मरण शक्ति है ये आपके मस्तिष्क की शक्ति के बारे में बताई जा रही है, आपकी याददाश्त के बारे में बताई जा रही है, मेमोरी पावर के बारे में बताई जा रही है। तो क्या मेमोरी पावर के ना होने से पूरी दुनिया आपको गूंगा लगेगा या गूंगी लगेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। दिव्य शक्ति, ये भाई साहब दिव्य शक्ति जो है ना, इस पर हमारे सिर्फ एक ही महापुरुष का अधिकार है, वो है हमारे मोदी जी। ये हमारे मोदी जी हैं। ये दिव्य शक्ति पर सिर्फ उन्हीं का अधिकार है। वही मानते हैं कि वो अवतार लिए हुए पुरुष हैं, उन्हें अवतरित किया गया है, वो अवतार लिए हैं, उनका जन्म नहीं हुआ। तो दिव्य शक्ति मतलब कोई डिवाइन पावर, ऐसी पावर जिसे आपको ईश्वर ने दी है। तो क्या ऐसा कोई डिवाइन पावर है जो पूरी सृष्टि को गूंगा कर देगा? नहीं। क्या वो श्रवण शक्ति है? श्रवण शक्ति मतलब सुनने की शक्ति। क्या सुनने की शक्ति से पूरी सृष्टि गूंगी दिखाई देगी? नहीं। तो दरअसल है वो वाक शक्ति। अगर वाक शक्ति ना होगी, अगर वाक शक्ति ना होगी तो आपको पूरी की पूरी सृष्टि ही आपको गूंगी प्रतीत होगी। अब यहाँ वाक शक्ति से मतलब है बोलने की क्षमता या योग्यता। जो बोलने की क्षमता या योग्यता है, अगर एक मनुष्य में बोलने की ही क्षमता ना रहे तो फिर पूरी दुनिया गूंगी ही हो जाएगी ना। सारे लोग विकलांग हो जाएंगे, कोई अपने मन की दशा, मन का भाव किसी को व्यक्त ना कर पाएगा, ना विचार, ना सूचना, जानकारी, ना कल्पना, कुछ भी आदान प्रदान नहीं हो पाएगा। सारी की सारी दुनिया एकदम गूंगी हो जाएगी, एकदम गूंगी हो जाएगी। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं अपने वाक शक्ति की ही बदौलत आप तक बात पहुंचा पा रहा हूँ। तो वाक शक्ति है तभी तो मैं बोल रहा हूँ, मेरे भीतर वो बोलने की क्षमता है तभी तो। दरअसल लेखक साहब का मानना है कि अगर वाक शक्ति ना होगी हम मनुष्य के पास, तो पूरा का पूरा संसार बिल्कुल ही गूंगा हो जाएगा। आगे देखें, संवाद बोले तो कम्युनिकेशन। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है संवाद में? यानी बात करने में, संवाद यानी साथ साथ बात करना। तो संवाद बोले तो कन्वर्सेशन करने में, बातचीत करने में, जरा बता दो कि इन सब में से वो कौन सा महत्वपूर्ण तत्व है जिसके होने से आप बात कर पाओगे? क्या वो तर्क है? तर्क बोले तो लॉजिक। हाँ, लॉजिक तो होता है। अगर किसी बात में लॉजिक ना रहे तो कोई क्यों वहां समय देगा अपना, क्यों अपना समय खोटा करेगा? लेकिन फिर वही बात, इस चैप्टर के अनुसार यह आंसर उचित नहीं है। लॉजिक होना चाहिए बात में, जनरल बात मैं कह रहा हूँ। अब संवाद में कई सारे तत्व होते हैं। संवाद में प्रेषक होता है, प्रेषक वो जो बोलता है। इसके अलावा वो माध्यम होता है, जिस माध्यम के द्वारा बातचीत होती है, तो माध्यम होता है। फिर उसके बाद से आपका प्राप्तकर्ता है जो बात को सुनता है। साथ ही साथ प्राप्तकर्ता के बाद प्रतिक्रिया होती है। जब प्रतिक्रिया होती है, जो सुनने वाला कोई ना कोई रिप्लाई देता है, तब जाके आपके बीच में संवाद स्थापित हो पाता है। तो ये सारे तत्व आपके संवाद के लिए आवश्यक हैं। उसमें तर्क भी होना जरूरी है। तर्क बोले तो लॉजिक, ढंग की बात होना जरूरी है। लेकिन इस पाठ के अनुसार, लेखक के अनुसार, बातचीत निबंध के अनुसार ये आंसर गलत है। तो क्या जिज्ञासा होनी चाहिए? ये भी जरूरी है, लेकिन लेखक के अनुसार ये आंसर गलत है। प्रवाहपूर्ण भाषा, संवाद में ये होना जरूरी है, लेकिन फिर से वही कह रहा हूं, पाठ के अनुसार यह आंसर गलत है। तो फिर पाठ के अनुसार क्या सही है, क्या होना चाहिए बातचीत में? तो लेखक साहब इसको बोलते हैं आत्मीयता को बोलते हैं। लेखक साहब के अनुसार यदि बातचीत में आत्मीयता होगी तब जाकर बातचीत हो पाएगा। तो संवाद में दरअसल सबसे महत्वपूर्ण तत्व लेखक साहब ने आत्मीयता को बताया है। अब सवाल है कि यह आत्मीयता क्या है? तो यहाँ आत्मीयता का मतलब है अपनापन। एक अपनी वाली जो फीलिंग है, अपनापन वाला जो फीलिंग है, वो फीलिंग ना रहेगा बातचीत में, संवाद में, तो बात होगी ही नहीं। अब अपनापन, आप सोचोगे ये अपनापन क्यों जरूरी है? तो अपनापन का मतलब है कि जब आप सामने वाले से भावनात्मक रूप से जुड़े हो तभी तो उससे कुछ बात कर पाओगे ना, ढंग की बात हो पाएगी ना। अगर नहीं तो फिर आप कुछ बोल ही नहीं पाओगे। तो भैया बातचीत में अपनापन का होना जरूरी है। आप सामने वाले से जुड़े हो किसी न किसी रूप में, तब जाके अपने मन की बात दिल खोलकर आप सामने वाले व्यक्ति को कह पाओगे और आप दोनों के बीच में संबंध स्थापित हो पाएगा। तो जरूरी है ये कि बातचीत में आत्मीयता हो। समझे आप? बातचीत में आत्मीयता होना जरूरी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्त। तो अगला क्वेश्चन है अपना,
संयोगिता स्वयंवर। संयोगिता स्वयंवर रचना है। अब बताओ संयोगिता स्वयंवर किन की रचना है? तो दरअसल आपको बताना है कि संयोगिता स्वयंवर जो है हमारे कौन से लेखक साहब ने लिखा है। यहाँ बहुत सारे लेखकों का नाम है। यहाँ मैथिली शरण गुप्त जी हैं, इनका नाम दिया गया है। क्या इन्होंने लिखा है संयोगिता स्वयंवर? बिल्कुल नहीं। अब देखो इधर अल कृष्ण नहीं है, ये बाल कृष्ण है। तो क्या हमारे बाल कृष्ण जी ने लिखा है? आंसर तो यही होगा, आपके मन में आंसर तो यही चल रहा होगा कि हाँ जी हाँ, बाल कृष्ण ने ही लिखा होगा। लेकिन ध्यान रखिए दोस्त, ये संयोगिता स्वयंवर हमारे बाल कृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा। लो कर लो बात। एक ही आंसर आपको मालूम था, एक ही चीज था जिसमें आप तुक्का लगा सकते थे, लगा सकते थे इस ऑब्जेक्टिव में, और वो भी गलत हो गया। तो क्या ये बालकृष्ण भट्ट है? नहीं। प्रताप नारायण मिश्र जी की है? नहीं। तो अब तो आपको आपके सामने आपको आंसर दिख रहा है। वो कौन है जी? श्रीनिवास दास। इनको हम लोग कहते हैं लाला भी। तो लाला श्रीनिवास दास की ये रचना है संयोगिता स्वयंवर। अब ये संयोगिता स्वयंवर जो है एक उपन्यास है। संयोगिता स्वयंवर एक उपन्यास है, मतलब एक लंबी कथा है। और ये कथा दरअसल संयोगिता जी के ऊपर निर्भर है। अब ये संयोगिता कौन थी? तो जो कन्नौज के राजा थे, कन्नौज के एक राजा थे, कन्नौज के राजा थे जिनका नाम था जयचंद। तो कन्नौज के राजा थे जयचंद, और इन्हीं जयचंद जी की पुत्री जो थी, इनकी पुत्री का नाम था संयोगिता। जयचंद जी की पुत्री का नाम था संयोगिता। ठीक है जी। और यही संयोगिता का जब स्वयंवर होने वाला था, मतलब स्वयं पहले ये प्रथा चलती थी कि जो स्त्रियां होती थी अपने मनपसंद वर को खुद चुन सकती थी। तो सभा में सारे वर को, जितने भी योग्य सुयोग्य वर होते थे, जो इच्छुक थे उस स्त्री से या उस स्त्री से, महिला से शादी करने के लिए, तो एक सभा में उन सारे पुरुषों को इकट्ठा किया जाता था। और फिर उस महिला को जिसकी शादी होनी है उसको हाथ में दे दिया जाता था वरमाला, और कहा जाता था कि जाओ चुनो अपने वर को और उसके गले में माला डाल दो। तो यही होता था स्वयंवर, यानी खुद से स्वयं से अपने वर को चुनना। तो स्वयंवर, तो संयोगिता जी का जब स्वयंवर हो रहा था, यानी संयोगिता जी जब खुद से अपने वर को चुनने जा रही थी, तो दरअसल उसी स्वयंवर के ऊपर इन्होंने, हमारे लाला श्रीनिवास दास जी ने ये लिखी हुई है अपनी उपन्यास। अब ये बताया कि अभी क्या है, तो दरअसल कन्नौज के जो राजा थे जिनका नाम था जयचंद, उन्हीं की बेटी थी संयोगिता, और संयोगिता जी का स्वयंवर होना था। तो ऐसा हुआ कि संयोगिता जी का स्वयंवर होना था और आसपास के सारे राजाओं को मुनादी करवा दी गई, खबर भिजवा दी गई। जयचंद ने खबर भिजवा दी कि हमारी पुत्री संयोगिता की शादी करनी है, जो भी इच्छुक वर हैं, जो भी इच्छुक राजकुमार हैं वो आ जाएं सभा में, और स्वयंवर का कार्यक्रम शुरू किया जाए। तो आसपास के सारे उन्होंने राजकुमारों को न्योता भेज दिया, लेकिन दिल्ली के जो राजा थे उस समय के, जिनका नाम था पृथ्वीराज चौहान, उनको नहीं भेजा न्योता उन्होंने, क्योंकि इनको जलन थी, ये जो जयचंद थे इनको जलन थी कि जो पृथ्वीराज चौहान है वो बहुत ही तेजी में उभर रहे हैं, बहुत ही तेजी में अपना क्षेत्र विस्तार कर रहे हैं, अपना साम्राज्य फैला रहे हैं। तो इनको जलन थी उनकी तरक्की से, तो इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को न्योता नहीं भेजा। और उसमें भी क्या किया कि उनको अपमानित करने के लिए, पृथ्वीराज चौहान को अपमानित करने के लिए, उनके पुतला को बनाकर दरबार की तरह, द्वारपाल की तरह गेट पर लगा दिया, ताकि जो भी आते जाते वो देखकर हंसते कि भाई साहब ये तो राजकुमार की या राजा का अपमान हो रहा है। लेकिन संयोगिता जो थी वो मन ही मन पृथ्वीराज चौहान को पसंद करते थे, उनके बारे में गाथाएं सुनती थी, जो उनके बारे में कहानियां सुनती थी, उनकी वीरता की बातें सुनती थी, तो ये बहुत ही ज्यादा पसंद किया करती थी संयोगिता पृथ्वीराज चौहान को। और उधर पृथ्वीराज चौहान को मालूम चला कि संयोगिता जी का स्वयंवर होने वाला है और इन्हें नहीं बुलाया गया, और इनकी मूर्ति को वहां द्वारपाल की तरह रखा गया है, तो ये उन्हें अपमानजनक लगा। तो फिर वो पहुंचे, बिना बुलाए पहुंचे, चुपके से पहुंचे, और जैसे ही संयोगिता जी आई स्वयंवर के लिए, तो वरमाला डालने के लिए वो जा ही रही थी, तब तक वहीं से पृथ्वीराज चौहान ने किडनैप कर लिया। किडनैप कर लिया मतलब उठा लिया, भरी सभा में उठा लिया, साहसिक अपहरण कह लो इसको, बहुत ही साहस दिखाकर भरी सभा में सारे राजकुमारों, राजा और सैनिकों के बीच में से संयोगिता जी को उठाए और रफू चक्कर हुए और उनसे विवाह किया। तो दरअसल ये कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान
के प्रेम और साहस की कहानी है। पृथ्वीराज चौहान के प्रेम और साहस की कहानी। याद रहेगा दोस्त? रटना है क्या आपको? बिल्कुल नहीं रटना, इसको रटना ही नहीं। तो ये जो दिल्ली के अपने राजा थे पृथ्वीराज चौहान, और जो कन्नौज की राजकुमारी थी, उन्हीं दोनों के विवाह के ऊपर हमारे लाला सईद दास जी ने लिखा है संयोगिता स्वयंवर। तो ध्यान रखना दोस्त, क्लियर है? ठीक है। अच्छा, एक और याद रखना, संयोगिता स्वयंवर से ही जो हमारे बाल कृष्ण भट्ट जी हैं, संयोगिता स्वयंवर से ही जुड़ा एक और नाम आपको दिखेगा, दमयंती स्वयंवर। तो दमयंती स्वयंवर जो था, ये दमयंती स्वयंवर को हमारे लिखा है बालकृष्ण भट्ट जी ने। ये जो नल, एक नल, ये महाभारत की कहानी है, नल और दमयंती के विवाह की। जो नल और दमयंती थे, महाभारत में ये दोनों कैरेक्टर हैं, नल और दमयंती। तो नल और दमयंती के विवाह को या स्वयंवर को कहा गया दमयंती स्वयंवर। यहाँ भी वही खेल हुआ। दमयंती जो थी वो राजकुमारी थी, और उस राजकुमारी से विवाह करने के लिए नल जो थे वो जा रहे थे, या दमयंती जो थी नल को पसंद करती थी, नल भी उन्हें पसंद करते थे। अच्छा देखो, इसमें विडंबना की बात यह है कि दोनों ने एक दूसरे को कभी नहीं देखा है। दमयंती ने सिर्फ नल के बारे में तारीफ सुनी है, प्रशंसा सुनी है, और नल ने भी दमयंती के बारे में तारीफ सुनी है, प्रशंसा की है। फिर भी दोनों को मन ही मन प्रेम हो गया, और ये दोनों एक दूसरे के विवाह के लिए उतारू थे। तो जब स्वयंवर हो रहा था दमयंती के, तो ये बात देवताओं को मालूम चली, तो भाई इंद्र जी जाके लाइन में खड़े हो गए, और भी वरुण देवता और भी कई सारे देवता जाके लाइन में खड़े हो गए, और ये पांचों के पांचों नल का रूप ले लिए। 4-5 देवता थे, पांचों के पांचों नल का रूप ले लिए। दमयंती बेचारी कंफ्यूज हो गई कि हमारा असली वाला नल कौन है, लेकिन फिर भी दमयंती ने अपने इस प्रेमी को पहचान लिया, और नल के साथ इनका विवाह हो गया। तो इस तरह से दमयंती स्वयंवर जो है, ये दमयंती स्वयंवर को लिखा है हमारे बालकृष्ण भट्ट जी ने। तो ध्यान रखना, दमयंती स्वयंवर यानी महाभारत से जुड़ी हुई कहानी को, महाभारत से जुड़ी हुई स्वयंवर को लिखा हमारे बालकृष्ण भट्ट जी ने। इस तरह से याद रख लोगे, महाभारत से जुड़े हुए स्वयंवर को लिखा बालकृष्ण भट्ट जी ने, और यहाँ पर पृथ्वीराज और संयोगिता से जुड़े हुए स्वयंवर को लिखा हमारे लाला श्रीनिवास दास जी ने। ध्यान रहेगा दोस्त। चले अगला क्वेश्चन चलते हैं। ऐसे कहानी सुनाने में बैठ जाऊं तो पूरा लंबा बहुत सारी कहानी हो जाएगी, इसलिए मैं शॉर्टकट ऊपर ही कहानी सुनाकर निकल रहा हूं। बस एक आधार बना दे रहा हूं आपका, ताकि रटना ना पड़े। रटोगे नहीं, बस इतना याद रखना, रटोगे नहीं। चले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? कैसा हो जाता मन जब आप बात करते हो? जब अपने दिल की बात, जब अपने मन में भरे मवाद, धुआं को जब आप सामने वाले व्यक्ति बात करते हो, तो सामने वाले व्यक्ति को आप अपनी सारी मवाद, सारी बातें बता देते हो, सारे कष्ट, दुख, तकलीफ को आप बता देते हो। तो बता देने के बाद क्या आपका मन क्रोधपूर्ण हो जाता है? अपने मन में जो भी आपको पीड़ा थी, इसे बता दोगे तो आपका मन गुस्सैल हो जाएगा? नहीं, उस समय आपका मन गुस्सैल नहीं होगा। उस समय आपका मन भारी नहीं हो जाएगा, बोझिल नहीं होगा, बल्कि इसके विपरीत आपका मन हल्का हो जाएगा और स्वच्छ हो जाएगा। जब भी आपके मन में कोई पीड़ा है, कोई दुख है, कोई दर्द है, कोई तकलीफ है, कोई मवाद है, कोई धुआं है, कोई कष्ट है, और जब इसे आप अपने पसंदीदा व्यक्ति को बता दोगे, चाहे वो आपके दोस्त, चाहे आपके भाई, चाहे आपके पिता, चाहे कोई भी आपकी खगुनिया, तो जब आप बता दोगे, तो बताने के बाद आपका मन जो है बिल्कुल हल्का और स्वच्छ हो जाएगा। ठीक है दोस्त? हाँ, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मजा आ तो रहा है ना? मजा तो आ रहा है ना? आएगा मजा यार, बहुत अच्छे से मजा आएगा। बस इस क्वेश्चन को पढ़ते रहें, देखते रहें। मजा ना आए तो फिर कहना। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एडिशन के अनुसार, एडिशन आपको मालूम है, हमारे बालकृष्ण भट्ट जी ने एडिशन जी का जिक्र किया है। दो ऐसे इन्होंने लेखकों का जिक्र किया है, एडिशन और बेन जॉनसन। तो एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों में होती है? क्या वो 5 लोगों में होती है? 5 लोगों में कभी बात सुना है आपने? 5 लोगों की पंचायत होती है, बात नहीं होती है दोस्त। तो दरअसल 5 लोगों में बातचीत नहीं होती, तो फिर 4 लोगों में होती है? नहीं, 4 लोगों में बातचीत को तो लेखक ने राम रमुअल कहा है, बकझक कहा है। भाई साहब, इसमें तो बकझक होने लग जाएगी। तो क्या फिर 3 लोगों में होती है बातचीत? 3 लोगों में बातचीत कैसे होगी? जैसे ही तीसरा व्यक्ति आएगा, आप बात को ही बदल देते हो, इधर उधर की बात कहने लग जाते हो, भटकाने लग जाते हो। 3 लोग जैसे ही आते हैं, जैसे 2 लोग मिलकर बात कर रहे हैं, जैसे ही तीसरा आएगा बात बदल।
तो 3 लोगों में भी बातचीत। दरअसल असल बातचीत होती है 2 व्यक्तियों में। जब 2 व्यक्ति एक साथ होते हैं तभी दिल खोल कर बैठते हैं एक दूसरे के साथ, तभी जाके एक दूसरे को अपने दिल की बात कह पाते हैं, पीड़ा को बता पाते हैं, सुना पाते हैं। समझ गए? तो एडिसन के अनुसार असल बातचीत दरअसल 2 व्यक्तियों में होने वाली है, याद रखिएगा, है ना। चलें अगला क्वेश्चन चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र लिखा? मासिक का मतलब यहाँ मंथली मैगजीन से है। पत्र बोले तो मैगजीन, और मासिक से मतलब है मंथली, यानी एक महीने में एक बार, एक महीने में एक बार यानी मंथली मैगजीन जो निकाला करते थे हमारे बालकृष्ण भट्ट जी, उसका नाम क्या था? ज्योत्सना ना, कर्मवीर नहीं, प्रताप नहीं, उसका नाम था हिंदी प्रदीप। ध्यान रखिएगा, हिंदी प्रदीप। दरअसल वो हिंदी प्रदीप वो मासिक पत्रिका थी जिसे बालकृष्ण भट्ट ने निकाला था। 33 वर्षों तक चलाया था इसे, 33 वर्षों तक चलाया था हिंदी प्रदीप को। और इस हिंदी प्रदीप को निकालने के दौरान, यानी इस पत्रिका को लिखने के दौरान, हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भी इनकी मदद की है। शुरुआती वर्षों में कई सारे ऐसे लेख भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने मिलकर इनको लिख कर दिया है, ताकि इनकी किताब को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, पढ़ें, खरीदें। समझे? क्योंकि अब ये शुरुआती दौर में जब कोई लेखक होता है ना, तो उस लेखक को एक प्रसिद्ध नाम से जोड़कर थोड़ा पुश दे दिया जाता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हमारे स्टाइलिश राइटर थे, वो एक जाने माने लेखक थे, जाने माने कवि थे। अब उनका भी लेख जब इस मासिक पत्रिका में हिंदी प्रदीप में आने लगा, तो इस वजह से वो पत्रिका और ज्यादा बिकने लग गई। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन। रॉबिन्सन क्रूसो ने, ये क्रूसो नहीं है, क्रूसो है। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्षों के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? अब दरअसल एक और कैरेक्टर का यहाँ जिक्र किया जा रहा है, रॉबिन्सन क्रूसो। इनकी बात, ये जो देखो रॉबिन्सन क्रूसो, ध्यान रखना, ये रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्षों के उपरांत किसके मुख से बात सुनी थी? अब सवाल यह है कि रॉबिन्सन क्रूसो कौन था? लेखक साहब ने बातचीत निबंध में इस बात को खुलकर नहीं बताया है कि रॉबिन्सन क्रूसो कौन था या ये फ्राइडे कौन था। रॉबिन्सन क्रूसो कौन था या रॉबिन्सन क्रूसो का जो आंसर है फ्राइडे, ये फ्राइडे कौन था? दरअसल ध्यान देना, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्षों के उपरांत किसी एक व्यक्ति के मुख से बात सुनी थी और उस व्यक्ति का नाम था फ्राइडे। ठीक है जी, तो आंसर तो आपका यही है, ना संडे है, ना एडिशन है, ना स्टील है, आंसर है आपका फ्राइडे। अब यहाँ पर दोनों कैरेक्टर के बारे में जान लो कि रॉबिन्सन क्रूसो कौन था और फ्राइडे कौन था। तो भाई साहब, रॉबिन्सन क्रूसो जो था ना, एक काल्पनिक, जी हाँ, ये कोई वास्तविक से इसका संबंध नहीं था, ये काल्पनिक नायक था। यानी हमारे एक साहब थे, एक लेखक थे, जिनका नाम था डैनियल डीफो, जिनका नाम था डैनियल डीफो। डैनियल डीफो साहब ने 1719 में एक उपन्यास लिखा। डैनियल डीफो साहब ने 1719 में एक उपन्यास लिखा और इस उपन्यास में ही इन्होंने नायक के रूप में, हीरो के रूप में इस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया, रॉबिन्सन क्रूसो को। तो रॉबिन्सन क्रूसो दरअसल एक नायक है, एक हीरो है, और ये हीरो जो है बहुत अच्छा नाविक है। नाविक है मतलब कि सेलर है, ये समुद्री यात्रा पर जाता है। इस उपन्यास के अनुसार जो रॉबिन्सन क्रूसो है एक बहुत ही अच्छा नाविक है और ये नाविक समुद्री यात्रा पर जाता है। तो दरअसल ये जो रॉबिन्सन क्रूसो है एक काल्पनिक नायक है, एक काल्पनिक चरित्र है, काल्पनिक पात्र है, ये कोई असली व्यक्ति नहीं है। ये डैनियल डीफो के सोच की उपज है। तो डैनियल डीफो की कल्पना में डैनियल डीफो ने जो कहानी लिखी, काल्पनिक कहानी, उपन्यास जो लिखी, इस उपन्यास में जो नायक बनाया, ये नायक था हमारा रॉबिन्सन क्रूसो। और ये रॉबिन्सन क्रूसो बहुत अच्छा एक नाविक था। ये नाविक जब निकला समुद्री यात्रा पर, ये जब नाविक एक समुद्री यात्रा पर निकला, तो वो यात्रा इसके लिए बहुत ही कठिन हो गया, क्योंकि समुद्र में तूफान आ गया और तूफान आने की वजह से ये जो रॉबिन्सन क्रूसो की जहाज थी वो टूट फूट गई। तो जैसे तैसे रॉबिन्सन क्रूसो उसके मलबे पर ही सवार होकर और अपने आप को जैसे तैसे बचाकर पहुंचा एक टापू पर। ये टापू जो था दक्षिण अमेरिका का एक देश है चिली, जो एकदम लंबा है। तो दक्षिण अमेरिका का एक देश है चिली, उसी चिली के आसपास कोई एक टापू था। उसी टापू पर ये रॉबिन्सन क्रूसो पहुंच गया और वो टापू जो था एकदम वीरान था।
और जाकर बेचारा वहां 28 वर्षों तक फंसा गया। 28 वर्षों तक रॉबिन्सन क्रूसो वहां फंसा रहा है। शुरुआत के 16 साल शुरुआत के 16 साल तो उसे कोई वहां इंसान मिला ही नहीं है। शुरुआत के 16 साल कोई उसे इंसान नहीं मिला है। वो वहां पर खेती बाड़ी करता है, वहां पर बकरी पालता है, वहां पर बाकी पशु पक्षियों को वो पालता है और वही पशु पक्षियों के बीच ही रहता है। वहां कोई इंसान से उसको भेंट नहीं था। नरभक्षी थे, यानी मनुष्य को खाने के लिए मनुष्य को खाने वाले पशु भी थे वहां पर, नरभक्षी थे वहां पर, तो उनसे ही अपने आप को बचाए रहा। तो वहां पशुपालन करता था, कृषि करता था और बाकी इन्हीं सब के बीच में अकेले इंसान की तरह वो रहा। बाकी और कोई दूसरा इंसान उसे दिखाई नहीं दिया। लेकिन 16वां वर्ष जैसे चल रहा था, उसे किसी के होने का एहसास हुआ। जंगल में किसी के पद चिन्ह दिखाई दिया, इंसान का पद चिन्ह दिखाई दिया। जब उसे ढूंढते हुए वो गया तो पाया कि भाई साहब यहाँ पर एक इंसान है, उसे एक नरभक्षी जो है वो पकड़ा हुआ है। तो उस इंसान को इसने रॉबिन्सन क्रूसो ने बचाया नरभक्षी से और बचाकर ले आया। और चूंकि उसका नाम मालूम नहीं था तो रॉबिन्सन क्रूसो ने उसी का नाम रखा था फ्राइडे। तो फ्राइडे दरअसल वो एक इंसान था जो रॉबिन्सन क्रूसो को उस टापू पर मिला था, तो उसका नाम रखा फ्राइडे। और फ्राइडे जो था 16 वर्ष के बाद हमारे रॉबिन्सन क्रूसो ने इसी फ्राइडे के मुंह से मनुष्य की आवाज सुनी थी। 16 वर्षों के बाद किसी एक इंसान से भेंट हुआ, इसी फ्राइडे के मुंह से उन्होंने मनुष्य की आवाज सुनी थी। इसका नाम उन्होंने खुद रखा था फ्राइडे, और रॉबिन्सन क्रूसो ने। अब ये जो फ्राइडे था ये एक अच्छा इनका मित्र भी बन गया और सेवक भी बन गया। इनकी सेवा भी करता था और इनसे मित्रता भी रखी थी। तो फ्राइडे की जब आवाज सुनते हैं रॉबिन्सन क्रूसो 16 वर्षों के बाद, तो इन्हें लगता है कि भाई मैं भी इंसान हूं, ऐसा उन्हें एहसास हुआ कि मेरा दोबारा जन्म हुआ, ऐसा उन्हें एहसास हुआ। तो बातचीत में इतना अपना बना लेने की या इतना एहसास या फीलिंग होती है, ये हमारे लेखक साहब कहते हैं, बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं। तो दिक्कत है दोस्त? नहीं होना चाहिए आपको दिक्कत। चले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत अच्छे से हम डिस्कस करते हुए चल रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा कि आपको दिक्कत होनी चाहिए। अगर फिर भी है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। हम आपको आपके सवाल के जवाब देंगे जितना हो सकेगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मुझे आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। आगे देखते हैं दोस्त। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? लो कर लो बात। बिल्कुल हलवा का सवाल है और शुरुआत से हम इसी को तो डिस्कस करते आ रहे हैं कि बातचीत जो निबंध है, इस निबंध के निबंधकार कौन है? आंख मूंदो और बालकृष्ण भट्ट जी को टिक लगा दो। तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं हमारे बातचीत निबंध के निबंधकार। हाँ, ये क्वेश्चन जरा महत्वपूर्ण है देखना कि भट्ट जी को यानी बालकृष्ण भट्ट जी को अंग्रेजी भाषा का या अंग्रेजी साहित्य का एडिसन और स्टील जो थे, ये दोनों महान लेखक थे अंग्रेजी लिटरेचर का, यानी इंग्लिश लिटरेचर का। तो अंग्रेजी लिटरेचर का ये दोनों ही महान लेखक थे, एडिसन भी और स्टील भी। तो एडिसन और स्टील के श्रेणी में यानी उनके समकक्ष, उनकी तुलना में किसने रखा है बालकृष्ण भट्ट जी को? तो भैया ध्यान रखिएगा, वो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी रहे। रामचंद्र शुक्ल जी ये आचार्य कहे जाते हैं क्योंकि संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञाता थे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हमारे हैं, यही बालकृष्ण भट्ट जी को बोले थे कि ये हमारे एडिसन और स्टील जैसे लिखते हैं। ठीक है जी, बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? निवास स्थान बोले तो कहाँ पे वो रहते थे। ठीक है जी, तो कहाँ पे वो रहते थे? वाराणसी में, उत्तर प्रदेश में रहते थे, ये बात तो समझ लो क्योंकि चारों में ही उत्तर प्रदेश है। तो ये बात तो जान लो कि भाई उत्तर प्रदेश उनका राज्य तो रहा है, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश का वाराणसी रहा है वो शहर? क्या वो शहर मथुरा रहा है? क्या वो शहर अपना इलाहाबाद रहा है? क्या वो शहर अपना लखनऊ रहा है? लखनऊ नहीं रहा है, दरअसल वो रहा है इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। अब इलाहाबाद का चूंकि आज नाम रख दिया गया ना प्रयागराज, तो ये भी ध्यान रखिएगा, आज कहीं प्रयागराज उत्तर प्रदेश। तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश या प्रयागराज उत्तर प्रदेश, ये रहा है इनका निवास स्थान। अच्छा, इलाहाबाद के बारे में एक बात सुन लीजिए, रोचक बात। दरअसल अकबर जब आया था इस क्षेत्र में पहली बार, अकबर जब इस क्षेत्र में पहली बार आया तब तो बहुत ही सुंदरता इसने, यहाँ की वादी, बहुत सुंदर वादियों को देखा, चारों तरफ के सुंदर दृश्य को देखा। तो उसने अपने
खादिमों को ऑर्डर दिया कि भाई यहाँ पर आप किला बनाओ, मैं यहाँ छुट्टी मनाने आया करूंगा। और किला बनाया गया तो उसके आसपास उसने शहर बसाया और फिर उसने कहा कि भाई ये इलाही के द्वारा आबाद किया गया है। इलाही मतलब उस भगवान के द्वारा, इलाही के द्वारा आबाद किया गया। आबाद मतलब बसाना, और इलाही बोले तो भगवान, तो ये भगवान के द्वारा बसाया गया, खुदा के द्वारा बसाया गया है, तो इसका नाम रख दिया इलाहा। और यही अंग्रेजी में जब इसे लिखोगे तो ये हो जाता है अलाहाबाद। यहां भी वही अर्थ लिया जाता है। अकबर ने इलाही किसको कहा था? तो अल्लाह को कहा था, क्योंकि वो एक मुसलमान था, तो अल्लाह को मानने वाला था, अल्लाह का उपासक था। तो इलाहाबाद कह दिया या अल्लाह आबाद कह दिया, यानी अल्लाह के द्वारा बसाया हुआ। तो इसे अल्लाहाबाद भी कहते हैं, यानी अल्लाह के द्वारा बसाया हुआ, या इलाहाबाद कहते हैं मतलब इलाही के द्वारा बसाया हुआ। तो ऐसे इस तरह से इसका नाम पड़ा इलाहाबाद। आखिरकार आखिरकार बाद में यानी वर्तमान में अभी चलकर इसका नाम आप जानते हो कि पड़ गया प्रयागराज। और ये प्रयागराज पढ़ने के पीछे भी एक कहानी है कि भैया ये वो संगम वाला स्थल था जहां पर गंगा यमुना सरस्वती आकर मिला करती थी। तो गंगा यमुना सरस्वती यहाँ इस स्थान पर आकर मिला करती थी, तो इसका नाम रख दिया प्रयाग। और प्रयाग के बारे में भी ऐसा कहते हैं कि जब सृष्टि का निर्माण हो गया, ब्रह्मा जी ने जब पूरी सृष्टि बना दी, तो सृष्टि बनाने के बाद उन्होंने इसकी शुरुआत करनी चाहिए, तो कोई भी शुरुआत कार्य करने से पहले यज्ञ प्रतिष्ठान होता है जी। तो ब्रह्मा जी ने यही गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर बैठकर यज्ञ किया। जब गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर बैठकर यज्ञ किया, तो ये यज्ञ जो था वो प्रथम यज्ञ था। प्रथम यज्ञ, धरती का प्रथम यज्ञ था। धरती पर आज तक इससे पहले कोई यज्ञ ना हुआ था। हमारे हमारे ब्रह्मा जी ने ये प्रथम यज्ञ किया था। तो प्रथम यज्ञ किया था, तो इसी का नाम पड़ा प्रथम यज्ञ किया था, तो इसी के नाम पर प्रयज्ञ। और प्रयज्ञ से वो कहला गया प्रयाग। तो इस तरह से कहते हैं कि दरअसल ये प्रयाग है। समझे? हर चीज के पीछे भाई साहब कहानी है, हर चीज के पीछे एक बात जुड़ी हुई है। यही तो है हिंदी का मजा, हिंदी का मजा यही है। हिंदी साहित्य में हर चीज के पीछे एक अपनी कहानी होती है, अपना इतिहास होता है। ये आप पढ़ने लग जाओगे ना भाई, मजा आ जाएगा एकदम। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? ध्यान रखिएगा, रचित नहीं है। रचित नहीं है मतलब इसमें कोई एक ऑड है, उसी को हमें आउट करना है। ऑड वन आउट, कोई एक ऑड है जिसे हमें आउट करना है, ऑड वन आउट। बाकी सभी के सभी इवन है, बाकी सभी के सभी सही है। तो पद्मावती हमारे साहब ने लिखा है, जी हाँ। वैणी संहार भी हमारे साहब ने लिखा है, और मेघनाथ वध भी हमारे साहब ने लिखा है। इन्होंने नहीं लिखा है मेघदूतम। ये जो मेघदूतम है ये कालिदास के द्वारा लिखा गया है। आपको मालूम है कालिदास एक ऐसे महान कवि थे जिनको मां काली का आशीर्वाद से ये के उपासक थे। ठीक है, तो कालिदास ने लिखा है मेघदूतम। बाकी तीनों का तीनों हमारे लेखक बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखा है। समझ गए? बाकी तीनों की तीनों हमारे लेखक बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखा है। अच्छा, ध्यान रहे पद्मावती जो है ना, इसी से जुड़ा हुआ आपके पाठ में एक और रचना है जो आपको कंफ्यूज करेगा, और वो है पद्मावत। पद्मावत, तो पद्मावती और पद्मावत में कंफ्यूज नहीं होना। पद्मावती लिखा है हमारे बालकृष्ण भट्ट ने, लेकिन पद्मावत लिखा है हमारे मलिक मोहम्मद जायसी ने। मलिक मोहम्मद आगे आपको मैं पढ़ाऊंगा, मलिक मोहम्मद जायसी। तो मलिक मोहम्मद जायसी साहब ने ये पद्मावत लिखा है। और इसी पद्मावत के ऊपर दोस्तों, इसी पद्मावत के ऊपर तो आपने 2018 में आई एक मूवी देखी पद्मावत, जिसमें दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह लीड रोल में है, संजय लीला भंसाली। पद्मावत बहुत चर्चा में रही उन दिनों। ठीक है जी, तो ये पद्मावत लिखा है हमारे मलिक मोहम्मद जायसी ने, जबकि पद्मावती जो है ये लिखा गया है हमारे बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। तो याद रखिएगा, इनमें से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, तो वो आप ध्यान रखोगे मेघदूतम। मेघदूतम रचना है कालिदास की, बाकी सारी की सारी रचना है हमारे बालकृष्ण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? यहाँ जितने भी सारे नाम दिए गए हैं, ये सभी के सभी नाम उपन्यास के ही हैं, लेकिन इनमें से हमें उस उपन्यास को चुनना है जो हमारे बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखी है। इसमें हाँ है, इसके पीछे वाला में ना था, तो लिखी है। तो दरअसल ध्यान रखना है वो 100 अजान एक सुजान। 100 अजान एक सुजान हमारे बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखी हुई है ये उपन्यास को। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन है अपना, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को, मंगल मतलब शुभ, तो नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? मंगल बोले तो शुभ। तो नाटक कोई भी है,
कोई भी नाटक है, अगर उस नाटक के पहले, नाटक की जो शुरुआत हो रही है, स्टेज पर जब नाटक शुरू किया जा रहा है, तो नाटक की शुरुआत में जो पाठ पढ़ी जाती है, जो उच्चारण होता है, उस उच्चारण को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं भाई मंगल पाठ। अब समझ लो ये क्या है। तो भाई साहब बताओ, क्या वो भजन है? भजन कहा जाता है? नहीं। क्या वो नांदी पाठ कहा जाता है? क्या वो मंगलाचारण कहा जाता है? क्या वो आरती कही जाती है? आरती नहीं कही जाती, मंगलाचारण नहीं कहा जाता है, उसे कहा जाता है नांदी पाठ। नांदी पाठ। और नाटक की शुरुआत में जो पाठ किया जाता है, उस पाठ का नाम है नांदी पाठ। और ये नांदी पाठ दरअसल शुभ पाठ है। पाठ का मतलब उच्चारण। ये जो अपना नांदी पाठ है, ये शुभ पाठ है, और इसकी शुरुआत, इसको हम वहां पर इस्तेमाल करते हैं। नांदी पाठ वहां पर पढ़ी जाती है या वहां पर करी जाती है जहां पर कोई शुभ कार्य हो, जैसे पूजा पाठ, मान लीजिए पूजा पाठ हुआ, मान लीजिए गृह प्रवेश हुआ। तो जहां भी कोई पवित्र कार्य हो रहा हो, उस पवित्र कार्य के जगह पर नांदी पाठ से शुरुआत की जाती है। तो दरअसल अगर नाटक जो है, उसकी भी शुरुआत नांदी पाठ से ही करी जा रही है, यानी इसी पवित्र पाठ से ही करी जा रही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्त। बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये किसने कहा? बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू, यानी उसके अंदर की बात मालूम चलती है, उसका विचार, उसका हाव भाव, उसका स्वभाव, उसका नेचर समझ में आता है। जब कोई व्यक्ति बोलेगा तो उसके मन में बैठे मैल बाहर निकलते हैं, द्वेष बाहर निकलता है। तो बोलने से ही मनुष्य के असली रूप का साक्षात्कार होगा, ये किसने कहा? मिल्टन तो बिल्कुल नहीं, स्पेंसर तो बिल्कुल नहीं, एडिसन तो बिल्कुल नहीं, वो थे हमारे बेन जॉनसन। तो ध्यान रखिएगा भाई, ये जो बेन जॉनसन थे, यही बताते हैं कि बोलने से ही असली मनुष्य का स्वभाव मालूम चलता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? तो बताया तो था 28 वर्षों तक फंसे हुए थे। शुरुआत के 16 वर्षों तक उन्होंने कोई मनुष्य का मुख नहीं देखा। उसके बाद उनके साथ फ्राइडे रहे हैं, और फ्राइडे के साथ वो फिर मिलजुल कर रहे हुए हैं। तो भाई साहब वो 16 वर्ष रहा है, 16 वर्षों तक इन्होंने मनुष्य का मुंह नहीं देखा। अगला सवाल है दोस्त, दूसरों स्वयंवर किस लेखक की रचना है? ये ध्यान दीजिएगा, ये दूसरों की बात करा जा रहा है। तो इस पे अभी मतलब एक तरह से समझो कि डाउट ही है, लेकिन फिर भी मैंने इस क्वेश्चन को रखा हुआ है, क्योंकि एक जगह मैंने इसे देखा था, नोटिस किया था कि एक जगह ये पूछा हुआ। तो दूसरों स्वयंवर जो है, ये मानते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है, ये किसी और की रचना नहीं है। हमारे दमयंती स्वयंवर को लिखा बालकृष्ण भट्ट जी ने, संयोगिता स्वयंवर को लिखा लाला श्रीनिवास दास जी ने, और दूसरों स्वयंवर याद रखिएगा उसी से जुड़ा हुआ था, स्वयंवर से जुड़ा हुआ था, इसलिए मैंने इसे यहाँ रखा है। दूसरों स्वयंवर जो था, यह हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है, ऐसा माना जाता है। लेकिन देखें अगला क्वेश्चन अपना, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समूह किसकी बातचीत में उम्र चलाता है? रस का समूह मतलब कौन ऐसे लोग हैं, किस उम्र के लोग के बीच जो बात होती है, किस उम्र के लोग के बीच जो बात होती है, किस उम्र के लोग के बीच जो संवाद होता है, उसमें इतना रस होता है, इतना आनंद होता है, तो जैसे आदमी सुने तो डूबते चले जाए। वो किसके बातचीत में होता है? क्या दो मूर्खों की बातचीत? भाई दो मूर्खों की बातचीत में कौन सा रस होगा? दो बच्चों की बातचीत में? अरे ये तो हमेशा मिठाई मिठाई करेंगे। पुरुषों की बातचीत में? पुरुष जो हैं ये हमेशा अपनी मर्दांगी, अपने अहंकार को दिखाने लग जाएंगे। तो फिर वो कौन है भाई? तो दो हम या हम जोली है। हम जोली मतलब एक ही उम्र का और साथ साथ रहने वाली। तो दो हमजोली सहेलियों की बातचीत, जो दो लड़कियां होती हैं, जो हमजोली होती हैं, हम उम्र होती हैं, साथ साथ रहती हैं, उनके बीच का जो बातचीत होगा उसमें एकदम रस उमड़ा चला आएगा। बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही इंटरेस्टिंग वो बात किया करते हैं। तो इस तरह से हमने अपने सारे क्वेश्चन को खत्म किया दोस्त, और आई होप, मैं इससे आशा करता हूं कि आपको ये सेशन बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। हमने जिस तरह से पूरे के पूरे क्वेश्चन को, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उन सारे के सारे क्वेश्चन को हमने जो बहुत ही विस्तार से पढ़ा हुआ है, एक एक चीज को जो हमने डिस्कस किया हुआ है, ये आपको बड़ी मजा आया होगा। इसको एक बार, दो बार, तीन बार ऐसे करके आप देखिएगा, ताकि सब आपको याद हो जाए। रटना नहीं है, बस अपना सिद्धांत बनाइए, अपनी पढ़ाई का सिद्धांत बनाइए, पर रटना नहीं। और मैं भी यही कहता हूँ कि रटना नहीं है, हम इस पर काम करेंगे, हम इसको समझेंगे, डिस्कस करेंगे, याद रखेंगे, रटेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।